अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बहुत एक छोटा सा टॉपिक है बट इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट और आज हम इसको डिटेल में कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में कवर कर लें। देखिए, इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इट इज़ अ पावरफुल टेक्निक यूज्ड टू कैरेक्टराइज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल। बेसिकली ये ज़ाहिर है, जैसे आपको इम्पीडेंस लफ्ज़ से समझ आ रही होगी कि ये ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल करेक्टराइजेशन है। तो इलेक्ट्रिक करेक्टराइजेशन में हमारे पास बैटरीज आ जाती हैं, हमारे पास सुपर कैपेसिटर आ जाते हैं, वहाँ पर भी हम इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। इसके अलावा और भी मटेरियल करेक्टराइजेशन टेक्निक में जहाँ पे हमें उनकी कंडक्टिविटी या डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू या रेजिस्टिविटी वगैरह चेक करनी हो तो हम इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूटिलाइज़ करते हैं। तो हम करते क्या हैं कि इसमें इम्पीडेंस अक्रॉस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी ये जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये यूज़र के एंड पे होता है कि you have to define at what frequency range you are basically want to perform impedance spectroscopy or EIS। इम्पीडेंस लफ्ज़ जैसे कि आपको पता है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि इम्पीडेंस किसी भी मटेरियल में जो करंट के फ़्लो को अपोजिशन होती है, टोटल जो अपोजिशन होती है, उसमें कंडक्टिव भी हो सकती है, उसमें कैपेसिटिव भी हो सकती है, उसे हम इम्पीडेंस कहते हैं। तो इम्पीडेंस एक कम्प्लेक्स क्वांटिटी है, यानी ये आप जानते हैं कि नंबर रियल्स होते हैं और कम्प्लेक्स होते हैं, तो इसमें ना कम्प्लेक्स क्वांटिटी है। आपके पास इम्पीडेंस जो है ये टोटल रेजिस्टेंस है, ये तो प्योर रेजिस्टिव अगर सर्किट होगा तो फिर तो ज़ाहिर है Z इज इक्वल टू R हो जाएगा। लेकिन अगर वो कैपेसिटिव होगा तो कैपेसिटिव में दो एलिमेंट आ जाते हैं, ये हम आगे चल के देखेंगे। तो ये कहता है कि ये जो R है ये रियल कंपोनेंट है और ये जो एक्स है ये इमेजिनरी कंपोनेंट है, ये रिएक्टेंस होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है। ये इंडक्टिव भी हो सकती है और कैपेसिटिव भी हो सकती है। तो ये जो इसके साथ जे लगा हुआ है ये बेसिकली इंडिकेट करता है आयोटा को, यानी जे इमेजिनरी नंबर है, आयोटा को इंडिकेट करता है। तो ये बेसिकली इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन हो गया। हम आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि जो इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके की कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया है कि इसमें एक रेजिस्टेंस है और जो कि रियल कंपोनेंट है, जिसके ऊपर यानी हम रेजिस्टेंस रेफर टू द अपोजिशन ऑफ डीसी एंड इस फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट। इसमें जो आप फ्रीक्वेंसी रेंज अप्लाई करते हैं वो इंडिपेंडेंट होती है, वो आप जो भी मर्जी अप्लाई करें। जो रियल कंपोनेंट है यानी आर जो है वो यही रहेगा। EIS जो है ना, EIS में रेजिस्टेंस जो है ये लो फ्रीक्वेंसी रेंजेस पर फाइंड की जा सकती है और इसमें जब आप लो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है तो सर्किट डीसी कंडक्टर के तौर पे बिहेव करता है। हाउएवर जो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस से मुराद ये है कि कैपेसिटिव भी हो सकती है और इंडक्टिव भी हो सकती है। इन दोनों केसेस में आपके पास ये दोनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होते हैं, यानी इनमें अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो दिस माइट बी चेंज, यानी सर्किट इज बिहेविंग लाइक अ मोर कैपेसिटिव और इंडक्टिव डिपेंडिंग अपॉन के व्हाट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजेस यू हैव सिलेक्टेड। तो इन सब को मिला के जो कम्प्लेक्स इम्पीडेंस है वो ये बनती थी जो हमने पहले डिस्कस की है कि Z इज इक्वल टू R प्लस आयोटा एक्स जो है ये आपके पास इम्पीडेंस इनकी रिएक्टेंस को शो करता है। अगर हम आगे चलें तो एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो इसको भूल जाना यकीनन ख़ता होगी और वो ये है कि फेज़ एंगल। फेज़ एंगल ये होता है कि जो आप करंट और वोल्टेज, यानी ज़ाहिर आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसके अगेंस्ट करंट मेजर कर रहे होते हैं, तो इनके अंदर जो फेज़ शिफ्ट होती है, ये FSC की बेसिक फिज़िक्स है, जो फेज़ शिफ्ट होती है इन दोनों वोल्टेज और करंट को, उसको हम फेज़ एंगल कहते हैं। और ये जो फेज़ शिफ्ट है ये रेजिस्टिव सर्किट में तो होती नहीं है, जबकि कैपेसिटिव या इंडक्टिव में ये एंगल होता है, यानी एक में करंट लैग कर रहा होता है, दूसरे में वोल्टेज लैग कर रहा होता है। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स इंडक्टेंस ओवर रेजिस्टेंस। अगर फेज़ एंगल ज़ीरो हो, यानी आपके पास इन दोनों के दरमियान, करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज़ एंगल ज़ीरो हो तो हम कहते हैं कि ज़ाहिर है ये रेजिस्टिव बिहेवियर है। और अगर फेज़ एंगल 90 हो तो या तो वो प्योरली इंडक्टिव होगा या वो प्योरली कैपेसिटिव बिहेवियर शो कर रहा होगा। तो ये इसकी बेसिक साइंस थी। हम अब आगे चलते हैं कि व्हाट आर द मेजरिंग प्रिंसिपल ऑफ EIS। तो इसके सेटअप में हमारे पास ज़ाहिर है आप AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं एक सिस्टम में और उस सिस्टम में आपके पास जो भी सैंपल है उसके सरफेस के ऊपर या उसके टॉप और बॉटम फेस के ऊपर आप दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उन दो इलेक्ट्रोड के ऊपर आप अपना क्या करते हैं,
वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और इसके नतीजे में आप सर्किट का बिहेवियर, रिस्पॉन्स उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब ये कहता है जो इम्पीडेंस है जो कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, जेड ये एफ है, ये सारे ज़ाहिर है फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। यहाँ पे करंट, वोल्टेज और ये इम्पीडेंस ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हैं,